नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरीज क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली रोमांटिक, थ्रिलर और डार्क ऑडियो स्टोरीज। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माफिया डार्लिंग 1। सुबह आंध्र उठकर सीधा अपने विला में बने जिम में चला गया। 1 घंटे जिम में पसीना बहाने के बाद वो शावर लेने बाथरूम में चला गया। उसने शावर ऑन किया। उसने अपने दोनों हाथों को दीवार पर रख दिए और ठंडा पानी उसके शरीर पर गिर रहा था। उसकी मकुलर बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो एक टॉवेल लपेट बाहर आ गया। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। उसने बाथरोब निकाल कर पहन लिया और नीचे डाइनिंग एरिया में चला गया। उसने देखा सभी सर्वेंट इधर उधर भाग रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? घर को युद्ध का मैदान क्यों बना रखा है? जेनिफर मास्टर, वो लड़की कल रात से इस किचन में थी। उसका पूरा शरीर ईंट की भट्टी की तरह तप रहा है। लगता है उसे बहुत तेज बुखार है। आंध्र, उसे रूम में ले जाओ और डॉक्टर को कॉल करो। वो अपने रूम में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है। वो नीचे चला जाता है। जेनिफर उसे जाता देख उसके पास आती है। आंध्र, मैं ऑफिस में ही लंच कर लूंगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। ये बोल आंध्र वहां से चला जाता है। वो बहुत स्पीड में कार को ड्राइव कर रहा था। उसके गार्ड्स भी उसका पीछा कर रहे थे। आंध्र ने कार का ब्रेक लगाया और कंपनी के अंदर एंटर हुआ। सभी ने उसे झुककर ग्रिड किया। वो सभी को इग्नोर कर अपने केबिन में चला गया। वो लैपटॉप खोलकर बैठ गया और टाइपिंग करने लगा। तभी उसके केबिन के गेट पर नॉक हुआ। आंध्र पहले तो चिढ़ गया। कम इन। एलेक्स अंदर आता है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन सर हमें इंडिया से न्यूज़ मिली है कि। इंडिया का नाम सुनकर आंध्र की निगाह तेज हो गई। उसने एलेक्स को घूर कर देखा। एलेक्स सर, पता चला है कि विराट सिंह ओबरॉय ने पुलिस ही नहीं आर्मी को भी रूही को ढूंढने के लिए अलर्ट कर दिया है। आंध्र, और कुछ? एलेक्स सर, आपने जिस लड़के के बारे में कहा था उसका नाम चिराग है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिली है। वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन ताजुब की बात है, ओबरॉय ही उसका सारा खर्च उठा रहे हैं। वो सभी गोवा विराट की शादी के लिए गए थे, लेकिन रूही के गुम हो जाने की वजह से विराट ने शादी कैंसिल कर दी है। विराट दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता है। सर, यह रही रूही की सारी डिटेल्स। सर, हम ज्यादा तो पता नहीं कर पाए अभी तक क्योंकि उनकी सारी डिटेल्स लॉक्ड है। आंध्र, ठीक है, तुम जा सकते हो। एलेक्स वहां से चला जाता है। उसने फाइल को अपने कबर्ड में रख दिया और वापस लैपटॉप और फाइल्स लेकर बैठ गया। उसको काम करते करते दोपहर के 2 बज चुके थे। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। रूही को अपने पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका बुखार अब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसके हाथों में अब भी दर्द हो रहा था। उसने देखा उसके दोनों हाथों में पट्टियां बंधी हुई है। तभी उसने देखा किसी ने गेट खोला। उसने देखा जेनिफर हाथों में खाने की ट्रे लेकर उसकी की तरफ आ रही है। रूही ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। आज तक उसे किसी ने उंगली तक नहीं लगाई और उस घटिया इंसान ने उसके दोनों हाथ जला दिए। सच ही तो है, विराट ने उसे फूल की तरह पाला था। उसने कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया, लेकिन आंध्र की वजह से वो कल कितना ज्यादा रोई थी। जेनिफर ने खाने की ट्रे टेबल पर रखी और रूही के पास आकर बैठ गई। उसने रूही के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हम मास्टर के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते। अच्छा होगा तुम इन सभी की आदत डाल लो। रूही, आप कहना क्या चाहती है? मुझे उस हैवान को उसकी हैवानियत दिखाने देना चाहिए। मेरी गलती क्या है जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मुझे मेरे भाई के पास जाना है। जेनिफर, बेटा तुम जहां हो वहां बस मास्टर का ही राज चलता है। तुम चाहकर भी यहां से नहीं जा सकती जब तक मास्टर ना चाहे। रूही, ये जगह कौन सी है? जेनिफर, कैलिफोर्निया। उसकी बात सुनकर रूही घबरा गई। कैलिफोर्निया में तो इंडिया में थी, ये कैसा और कब? जेनिफर, आपको आंध्र मास्टर यहाँ लेकर आए हैं। रूही, यह आंध्र कौन है? रूही की बात सुनकर वो दंग रह गई। ये लड़की मास्टर के बारे में कुछ नहीं जानती, और ये देखने में भी बहुत छोटी है। मास्टर इसे यहाँ क्यों लाए हैं? रूही ने जब उसे खुद को घुरते देखा तो पूछा, क्या हुआ? जेनिफर, जिन्होंने तुम्हारे साथ यह सब किया वो हमारे मास्टर है। आंध्र। रूही मन में, तो उस जाहिल गंवार का नाम आंध्र है, इससे अच्छा तो अपना नाम आंध्र प्रदेश रख लेता। जेनिफर ने उसे खाना खिलाया और उसके हाथों को ड्रेसिंग किया। रूही ने चुपचाप खाना खा लिया। जेनिफर ने उसे मेडिसिन दी और फिर आराम से लेटा दिया।
मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। दोपहर के 2 बज रहे थे। आंध्र अपने काम में पूरी तरह खोया हुआ था। तभी पास में रखा टेलीफोन बज उठा। उसने उसे एक नज़र देखा और फिर घड़ी को देखा। उसने टेलीफोन उठा लिया। रिसेप्शनिस्ट का कॉल था। रिसेप्शनिस्ट, सर गुड आफ्टरनून सर, मिस यूलिया आपसे मिलना चाहती है। उन्हें आपसे कुछ जरूरी डिस्कशन करना है। क्या मैं उन्हें भेज दूं? आंध्र, यूलिया, ओके, उसे मेरे दूसरे केबिन में भेज दो। उसने अपना कोट सही किया और वहां से चला गया। यूलिया उसकी एक कंपनी को संभालती थी। वो उससे एक सेमिनार में मिला था। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। यूलिया केबिन के सोफे पर आराम से बैठ गई। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें थाई पर एक कट था और उसके गले पर एक वी शेप में कट लगा था जिससे उसका फिगर साफ झलक रहा था। वो बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रही थी। आंध्र गेट खोलकर अंदर आ गया। उसकी ध्यान अपने फ़ोन पर था। यूलिया उसे देखकर खड़ी हो गई। वो उसमें पूरी तरह से उसमें खो गई। वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। आंध्र ने जब किसी की नज़र अपनी तरफ पाई तो उसने सिर उठाकर देखा। यूलिया को उसने सिर से पैर तक देखा। वो सच में बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट है। वो जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना कोट निकालकर सोफे पर रख दिया। उसकी शर्ट उसे चिपकी हुई थी जिसकी वजह से उसकी हार्ड और सिक्स पैक एब्स साफ देखे जा सकते हैं। उसकी जींस भी पूरी तरह से चिपकी हुई थी जिससे उसकी खूबसूरत पतली और लंबी टांगें और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आंध्र, कहो क्या काम है? यूलिया, सर ये कुछ फाइल है। अच्छा होगा आप एक बार चेक कर ले। मैं पहली बार ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हूँ इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ। आंध्र ने उससे फाइल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया लेकिन गलती से फाइल नीचे गिर गई। यूलिया, आई एम सॉरी सर, मैं अभी उठा देती हूँ। ये बोल वो नीचे झुक गई। उसके कट की वजह से उसके अंदर तक देख पाना बहुत ज़्यादा आसान था। उसने वो फाइल उठाकर आंध्र के हाथ में रख दी। आंध्र ने उस फाइल को ले लिया और देखने लगा लेकिन उसका पूरा ध्यान यूलिया के फिगर पर था। ये बात यूलिया ने नोटिस कर ली थी। उसे भी आंध्र की बाड़ी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। आंध्र भले एक माफिया था लेकिन सच में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी था। वो हमेशा लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। यूलिया, सर मैं पानी पी सकती हूँ? एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में यहाँ पर आई थी इसलिए। आंध्र, ओके। वो उठी और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठा लिया। उसने पानी के ग्लास को होंठों से लगा लिया और पानी पीने लगी लेकिन उसका आधे से ज़्यादा पानी उसके गले से होते हुए उसके फिगर को भिगो रहा था जिसे देख आंध्र का गला भी सूखने लगा। उसे समझ आ गया ये लड़की उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वो उठा और उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। आंध्र, तो तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? ये बोल उसने अपने कदम बढ़ा दिए। यूलिया डर गई। उसे इतना तो पता था आंध्र बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान है। उसे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसे वहाँ का तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। आंध्र, क्या हुआ तुम्हें? ऐसी के चलते हुए भी तुम्हें पसीना आ रहा है। यूलिया ने अपने गले से थूक निगलते हुए कहा। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। आंध्र, अरे तुम तो कांप रही हो। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मुझे सिड्यूस करने में कामयाब हो गई। यूलिया उसकी बात सुनकर घबरा गई। वो अपने कदम पीछे खींचने लगी और टेबल से टकरा गई। आंध्र उसके करीब आया और उसे किस करने लगा। यूलिया ने भी उसका साथ देने शुरू कर दिया। आखिर एक सुंदर और अमीर इंसान की चाह हर लड़की को होती है जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके, चाहे वो शारीरिक हो या पैसों का। आंध्र हर चीज़ में परफेक्ट था इसलिए उसे मना कर पाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसने एक झटके में यूलिया के ड्रेस की जिप खोल दी और उसकी ड्रेस निकालकर फेंक दी। उसने अब यूलिया के नेक पर किस और बाइट करना शुरू कर दिया। वो आंध्र की बाड़ी को सहला रही थी। उसने आंध्र की शर्ट के बटन खोल दिए और शर्ट निकालकर फेंक दिया। अब उसके हाथ उसके सीने पर चल रहे थे। आंध्र ने उसके अंडरगारमेंट्स भी निकालकर उसके शरीर से अलग कर दिए। उसके सामने यूलिया की न्यूड बॉडी थी। उसने फिर से यूलिया के होंठों को जकड़ लिया। उसने देखा उसका फिगर कड़क हो गया था। उसने उसके फिगर को चूसना शुरू कर दिया। एक हाथ से दूसरे फिगर को निचोड़ने लगा। यूलिया आहें भरने लगी। उसने यूलिया के संवेदनशील अंग को सहलाने लगा। यूलिया आहें भरने लगी। उसका विलाप तीव्र हो गया क्योंकि आंध्र ने अपनी उंगलियां उसके अंग में डाल दी थी और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। यूलिया ने उसकी बाहें कसकर पकड़ ली। प्लीज़ प्लीज़, उसकी आवाज़ मदहोश थी। वो अब सीधे तौर पर सहन नहीं कर सकती हैं। आंध्र ने अपने पेट की जिप खोल दी और चेयर पर बैठ गया। उसने यूलिया के हाथ पकड़ खींच लिया। उसने अपने पार्ट को यूलिया के मुंह में डाल दिया। यूलिया उसे चूसने लगी।
कुछ देर बाद आंध्र ने उसे खुद से दूर किया और टेबल पर पेट के बल खड़ा कर दिया और एक स्मैक लेकर उसके अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उसने यूलिया के अंदर प्रवेश किया उसकी चीख निकल गई, लेकिन वो सक्षम थी क्योंकि उसने ये पहले भी किया था। कुछ देर बाद दर्द की जगह खुशी ने ले ली थी। आंध्र ने उसके पूरे शरीर पर बाइट के निशान छोड़ दिए थे। 2 घंटे तक करने के बाद दोनों थक हार कर सोफे पर बैठ गए। आंध्र ने अपनी जींस की जेब बंद कर ली। यूलिया ने अपने कपड़े पहन लिए। उसे सच में आज बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि आज पहली बार उसने इतने लंबे समय तक आनंद लिया था। आंध्र ने पेपर साइन कर दिया। यूलिया वहां से चली गई। यूलिया के जाने के बाद आंध्र अपने केबिन में चला गया और केबिन से जुड़े रूम में चला गया। उसने शावर लिया और एलेक्स को कॉल कर किसी को भी केबिन में आने से मना कर दिया। वो जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो रात के 8 बज रहे थे। वो वहीं बैठकर काम करने लगा। वो अक्सर काम की वजह से यही सो जाता था। वहीं आंध्र के घर पर ना आने की वजह से रूही आराम से टीवी दे रही थी। जेनिफर ने उसे डिनर खिला दिया। वो टीवी देखकर बोर हो गई थी क्योंकि एक भी चैनल उसे पसंद नहीं आया। वो अपने रूम में चली गई और वहीं बालकनी में बैठे अपने भाइयों के बारे में सोचते हुए सो गई। अगला पार्ट 2 दिन बाद प्रकाशित होगा। आप सभी का धन्यवाद मेरी स्टोरी को प्यार देने के लिए। माफिया डार्लिंग 1। चिराग इज मिसिंग। विराट कार को लेकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उसे अपने भाई की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन उसे रूही को भी ढूंढना था। उसने अपने फ्रेंड्स को चिराग के पास रुकने का बोल दिया था। वो जल्दी कार से उतरा और भागकर अंदर चला गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से चिराग के रूम का नंबर पूछा, लेकिन उसने को जवाब नहीं दिया। विराट, हेलो मिस, क्या आप मुझे बता सकती है चिराग किस रूम में एडमिट है? उस बार उसकी आवाज़ तीखी और कर्कश भरी थी। वो एक पल की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रिसेप्शनिस्ट जो एक लड़की थी, वो विराट में पूरी तरह खो गई थी। उसका हैंडसम लुक और सुंदर ओरा उसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। विराट का सिर चकरा गया। पहले उसकी बहन लापता है जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, और भाई यहाँ अस्पताल में भर्ती है। उसने जोर से टेबल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज थी जिससे वो लड़की होश में आ गई। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, वो रूम नंबर 202 में है। विराट जल्दी से वहाँ से चला गया। उसने जैसे वहाँ कदम रखा उसने वहाँ के माहौल का भांपा। उसे कुछ अजीब लगा। उसके 2 फ्रेंड्स वहाँ पर घूम रहे थे, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान और डरे घबराए हुए लग रहे थे। विराट को पराग ने पहले ही बताया दिया था। चिराग को आईसीयू से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। उसने अपने कदम पराग की तरफ बढ़ाए। उसने उसके कंधों पर हाथ रखकर सहलाया। उसे महसूस हुआ वास्तव में वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब पराग ने अपने कंधों पर गर्माहट महसूस की तो वो पीछे मुड़ा, लेकिन अपने सामने विराट को खड़ा देख वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। विराट, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुमने कहा चिराग का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, इसलिए तुमने सभी परिवार वालों को वापस घर भेज दिया। पराग, वो विराट, वो क्या? आगे भी कुछ कहो। तभी उसका फ्रेंड कीर्तन दौड़कर वहां आया। वो जोर जोर से हाफ रहा था जैसे बहुत देर से भागा दौड़ी कर रहा हो। कीर्तन, पराग, हमने पूरा हॉस्पिटल और आसपास के एरिया का कोना कोना देख लिया, लेकिन चिराग का कोई पता नहीं चला। वो हमें कहीं भी नहीं दिखा। ये सब बोलते वक्त उसकी नज़रें नीची थी, जिसकी वजह से उसने विराट की उपस्थिति को इग्नोर किया। जब उसे आसपास का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ, एक कपकपी सी महसूस हुई, उसने अपनी निगाहें फाइनली उठाकर देखा। विराट का चेहरा देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर आने वाली थी। उसका शरीर कांपने लगा। पराग भी उसे तिरस्कार की भावना से देख रहा था। उसने कितने इशारे किए, लेकिन उसने एक बार भी नज़र उठाकर देखने की जहमत नहीं उठाई और बस बोलता रहा, पराग, हमें माफ़ कर दो वीर, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ होगा। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद चिराग यहाँ नहीं है। विराट सीधे उस रूम में इंटर हुआ। उसने अपनी नज़रें आसपास घुमाई। उसने अपने कदम बिस्तर की ओर बढ़ाए और तकिया उठा लिया। उसके नीचे एक चिट्ठी थी। विराट ने उसे झट से उठाकर खोला और पढ़ने लगा। वो चिट्ठी चिराग की थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आई एम रियली सॉरी ब्रो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ होगा, वरना मैं रूही को कभी नहीं ले जाता। ब्रो, मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इस गिल्ट में जीऊंगा। मुझे माफ़ कर देना भाई।
मैं आपसे कभी नज़रें नहीं मिला पाऊंगा, इसलिए मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अपना और रूही का ध्यान रखना। आपका बेवकूफ़ भाई चिराग। गुना। विराट ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने दोनों कलेजे की टुकड़ों को खो दिया है। उसे अपने दिल में खालीपन सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। सभी उसे कितना काबिल और समझदार समझते थे, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को नहीं बचा पाया। पराग प्लीज़ वीर, खुद को संभालो। मैं अपने आदमियों से कहकर जल्दी चिराग को तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। तुम प्लीज़ हिम्मत से काम लो, अभी हमें रूही को भी ढूंढना है। विराट, तुम और कीर्तन घर जाकर आराम करो, मैं कंट्रोल रूम से आता हूँ। पराग, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विराट, तुम घर जाओ, समझे? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला गया। पराग उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उसे कीर्तन और यश ने रोक दिया। कीर्तन, उसे मत रोको। उसने अपने जीने की वजह खो दी है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। उसे जाने दो। तीनों मिलकर खुद के फ्लैट में चले गए। इस वक्त वो ओबरॉय परिवार को ये बात बताने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे। विराट, जो लगभग आधे घंटे से ड्राइव कर रहा था, आखिरकार उसने कार के ब्रेक लगाए। वो कार से नीचे उतर गया। उसने आसपास देखा, वो रास्ता बिल्कुल खाली था। शहर से दूर, जहां बस चिड़ियाओं की चहचहाट और गिरते हुए झरने से पानी की आवाज़। चारों तरफ बड़े बड़े और ऊंचे घने पेड़ थे, जिसकी वजह से वहां का माहौल बिल्कुल शांत और हवा साफ सुथरी थी। विराट की मेमोरी में कुछ पल निकलकर सामने आए, जो इस जगह के ही थे। फ्लैशबैक। चिराग ने इस जगह को खोजा था। वो रूही को लेकर यहाँ पिकनिक मनाने आया था। ना चाहते हुए भी विराट को इस पिकनिक पर आना पड़ा, लेकिन उन दोनों ने जब यहाँ का नज़ारा देखा तो एक पल के लिए वो भी उसमें खो गए। सभी कहते हैं विराट हमेशा बेस्ट चूज करता है, लेकिन चिराग हमेशा से बेस्ट है। उन तीनों ने वहाँ पिकनिक मनाई, खाना खाया, वाटरफॉल में मस्ती की, पहाड़ों पर क्लाइंबिंग की, जो उस एरिया से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर थे, जो धुंध की वजह से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया था। सबसे ऊपर पहुंचने के बाद जब आसपास का नज़ारा देखा तो सच में आंखों को सुकून और शांति मिली। फ्लैशबैक एंड। विराट कार के बोनट से टिकर उस पल को याद करने लगा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो सच में कब से खुद को कंट्रोल करते आ रहा था। आखिर वो भी एक इंसान था। सभी कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ये बात सिर्फ वो ही जानता है कि वो खुद को रोने से कैसे रोकता है। हर इंसान की एक सहन करने की लिमिट होती है, जो इस वक्त विराट की पार हो चुकी थी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर और असहाय महसूस कर रहा था। वो आज तक नहीं रोया क्योंकि उसकी बहन हमेशा उसके साथ होती थी। चिराग के पास तो सभी को हंसाने और परेशान करने के हजारों पेतेरे होते थे। वो वहाँ बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। जब उसका कुछ मन हल्का हुआ तो वो ओबरॉय मैंशन के लिए निकल गया। वो एक कठपुतली की तरह बन गया था, ना ज़्यादा हंसता ना किसी से बात करता। खाना तो जिसे किसी काम का नहीं। वो बस हवा और पानी के सहारे जी रहा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। पूरे परिवार में सभी की हालत ऐसी ही थी। सभी को सदमा सा लगा जब रूही के बाद चिराग भी घर छोड़कर चला गया। उन्होंने उसे ढूंढना चाहा, लेकिन विराट ने सभी को मना कर दिया। उसे लगता था वो यहाँ रहेगा तो वो भी उसकी तरह नाकारा हो जाएगा। रूही की किडनैपिंग को 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सभी ने उम्मीद छोड़ दी कि रूही जिंदा भी सिवाय विराट के। उसे अभी भी उम्मीद थी उसकी बहन आएंगी और आते उसे गले लगा लेगी और शिकायत करेगी। सच में जिस इंसान को आप हद से ज़्यादा चाहते हो, वो आपसे दूर हो जाए तो जिंदगी एक श्राप बनकर रह जाती है। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। उधर रूही भी हमेशा अपने भाइयों को याद करके रोती रहती। आंध्र उस दिन के बाद घर नहीं आया। जेनिफर ने उससे कहा था वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कैलिफोर्निया से बाहर गया हुआ है। रूही के हाथ भी ठीक हो चुके थे, लेकिन उसके दिल में आंध्र का डर बैठ गया था। आखिर वो अभी बस 19 साल की ही थी। उसने यहाँ से भागने के बारे में सोचा, इसलिए वो अब सभी सर्वेंट से अच्छे से पेश आती और काम करने में उनकी मदद करती थी। एक दिन जेनिफर सुपरमार्केट जा रही थी कुछ सामान लेने। रूही ने भी उसके साथ जाने की इच्छा जताई। आखिर वो कब से इस घर में बंद हैं। जेनिफर ने उसे साफ मना कर दिया। रूही का रोना खत्म नहीं हो रहा था। आखिर में जेनिफर ने आंध्र को कॉल किया। जेनिफर, हेलो ग्रेट मास्टर, रूही हमारे साथ मार्केट जाना चाहती है। हमें उनके लिए भी कुछ सामान खरीदना है। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, क्या हम उन्हें ले जा सकते हैं?
आंध्र के कानों में रूही के रोने की आवाज़ आ रही थी। आंध्र काम में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसे रूही बिल्कुल भी याद नहीं रही। वो रूही के बारे में बिल्कुल भूल गया था। आंध्र, क्या उसने खाना खाया? जेनिफर, नहीं ग्रेट मास्टर। आंध्र, उसे फ़ोन दीजिए। जेनिफर रूही को फ़ोन देती है। रूही उसे देखती है। रूही, मुझे किसी से बात नहीं करना। मैं कोई सामान नहीं हूँ जो सभी मुझे अपने हिसाब से चलने का बोलते हैं। जेनिफर ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। आंध्र, जल्दी से खाना खाओ, उसके बाद ही तुम मार्केट जा सकती हो। जब रूही ने उसकी बात सुनी तो दौड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वो खाना खाने लगी। आंध्र ने जेनिफर को उस पर कड़ी नज़र रखने को बोला और अपने गार्ड्स को ले जाने के लिए कहा। जेनिफर और रूही कार में बैठकर शॉपिंग मॉल के लिए निकल गई। रूही ने वहां बहुत सारी ड्रेस देखी, लेकिन उसे बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आया। वो चिराग के साथ की वजह से बिल्कुल तांबाया बन गई थी। उसे लड़कों के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद था। वो लड़कियों की ड्रेसेज भी पहनती थी। सिर्फ किसी फंक्शन पर उसने वहां काम कर रही लड़की को बायज के कपड़े लाने को कहा। उसने जल्दी से कुछ शर्ट, जींस और शॉर्ट्स पसंद किए। उसने टॉप और कुछ नेट की ड्रेस भी पसंद कर ली। उसने सोचा वो आज आंध्र का बैंक बैलेंस हिला कर रहेगी। उसने लगभग 5 लाख की शॉपिंग कर ली थी। उसे लगा अब आंध्र भोखला जाएगा और उसे वापस भेज देगा। जेनिफर ने उसे चलने के लिए कहा। रूही, लेकिन पैसे तो दिए ही नहीं। जेनिफर, ये शॉपिंग मॉल मास्टर का ही है, तो हमें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूही को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ओब्रॉयज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और कार में बैठ गई। कुछ देर बाद कार एक बड़े से सुपरमार्केट में रुक गई। जेनिफर किचन का सामना लेने चली गई। रूही वहीं मॉल के अंदर बने छोटे से रेस्टोरेंट में चली गई। उसके साथ गार्ड्स भी थे। उसने एक सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक और केक ऑर्डर किया। वो छोटे छोटे बाइट लेकर खाने लगी। वो मन ही मन यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगी। उसे एक आइडिया आया। वो उठकर खड़ी हो गई और जाने लगी। उसे गार्ड्स ने रोक लिया। रूही, मुझे वॉशरूम जाना है। तुम लोग चाहते हैं मैं यहाँ पर? गार्ड्स की उसके पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाकर वो रुक गई। रूही, अब तुम लोग मेरे साथ अंदर भी जाओगे क्या? गार्ड्स वहीं गेट से कुछ दूर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वॉशरूम का गेट खुला। वो नीचे मुंह करके गार्ड्स के साथ चली गई। फ्लैशबैक, रूही वॉशरूम करने अंदर गई, जहां एक लड़की ने उसके गले पर चाकू रख दिया। वो एक चोर थी जो कब से रूही को देख रही थी। अब फाइनली उसे मौका मिल गया था। उसने रूही से शॉपिंग बैग और उसके सामान छीन लिया। रूही को पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर उसे सब सामान थे दिए। उसने उसे पहने हुए कपड़े भी दे दिए और बैग से एक हुडी, जींस और लॉन्ग कोट निकाल लिया। उसने उस लड़की से केप ले ली। उस लड़की ने उसे कैंप दे दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी। रूही ने उसे बाहर जाने का कहा। उसके बाहर जाने के बाद वो धीरे से निकली और वहां से भाग गई। मास्क की वजह से गार्ड्स ने उस लड़की को बिल्कुल नहीं पहचाना। रूही भागने में कामयाब हो गई। फ्लैशबैक एंड। क्या रूही वहां से भागने में कामयाब हो जाएगी, या फिर आंध्र उसे वापस उसे नर्क में ले जाएगा? क्या वो कभी अपने भाइयों से मिल पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई स्टोरी, माई माफिया डार्लिंग 1। अगला पार्ट 2 दिन बाद प्रकाशित होगा। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। माफिया डार्लिंग 1। रूही फिल डेंजर। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। रूही सड़कों पर भाग रही थी। उसके लिए वो गलियां बहुत ज़्यादा आसान थी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो किस जगह पर है। वो बस कैलिफोर्निया की सड़कों पर चले जा रही थी। तभी उसे लहरों की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से वहां जाने लगी। उसने देखा वहां एक बीच था। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वो एकटक उस बीच को देखने लगी। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। पानी की लहरें जो बार बार आकर रेत को गिला कर रही थी। उसे चिराग के साथ गोवा में बिताए पल याद आने लगे। कैसे वो बीच पर मस्ती कर रही थी।
उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। आखिर मैंने क्यों जिद का? काश काश मैं उस दिन बीच पर नहीं जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। मुझे मेरे भाइयों से अलग नहीं होना पड़ता। आई एम सॉरी भाई, मुझे आज सच में आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। काश मैं आपकी बात मान लेती। क्यों आप हमेशा मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देते? आज मैं समझ गई हूँ। मुझे आपके पास आना है भाई, मुझे आप दोनों के साथ मस्ती करनी है। मैं सच में आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। आई लव यू सो मच भाई। तभी उसे महसूस हुआ कोई है जो उसे घूर रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने पलट कर देखा तो एक लड़का बस उसे ही घूरे जा रहा था। लड़का, तुम डरो मत, तुम रो रही थी इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया। रूही, क्या तुम्हें हिंदी बोलना आती है? लड़का, हाँ मैं हिंदी बोल लेता हूँ, लेकिन कुछ शब्दों में मिस्टेक हो जाती है। रूही, ओह। लड़का, बाय द वे आई एम निश, मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट पर आया था। रूही, आई एम रूही। आप कौन सी कंट्री से हो? निश, मैं मायामी सिटी से हूँ। और तुम? रूही, मैं इंडिया से हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे यहाँ से वापस इंडिया जाना है। कुछ लोग मुझे यहाँ ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आए हैं। निश, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। सच में तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। रूही, थैंक यू सो मच। निश, चलो मैं तुम्हें अपने रूम में ले चलता है। हम फिर आगे का प्लान बनाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास वीज़ा और पासपोर्ट होगा। रूही बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। उसे निश के साथ जाने में डर लग रहा था, लेकिन वो करें भी तो क्या करें? उसे यहाँ से किसी भी तरह से निकलना था। वो निश के पीछे पीछे चल पड़ी। निश, तुम यहीं रुको, मैं अभी बाइक लेकर आता हूँ। वो बाइक लेने चला जाता है। रूही को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे निश पर विश्वास करना चाहिए भी या नहीं। एक तो वो पहली ही एक बड़ी मुसीबत से जैसे तैसे भाग कर आई है। अब वो कहीं किसी और मुसीबत में ना फंस जाए। तभी उसका ध्यान बाइक की हॉर्न से टूटा। उसने देखा निश उसे इशारे से चलने के लिए बुला रहा था। वो छोटे छोटे कदम लेकर बाइक पर बैठ गई। कुछ देर बाद निश ने एक होटल के बाहर बाइक रोक दी। वो होटल थोड़ा पुराना और डिफरेंट लग रहा था। रूही इंडिया की सबसे रिच फैमिली ओब्रॉयज की बेटी थी, इसलिए वो बचपन से लग्जरियस होटल्स में रह चुकी हैं। उसे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वो जहां पुरानी के साथ साथ गंदगी से भरी थी, बदबू भी आ रही थी, जो सच में असहनीय है। उसे अब और ज़्यादा डर लगने लगा था। निश, जानता हूँ जगह ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन डोंट वरी, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। वो उसे एक रूम में ले जाता है। रूम में एक बिस्तर और अलमारी थी। रूम छोटा था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था। तुम आराम करो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो वहाँ से चला गया। रूही उस रूम को देखने लगी। वो बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर बाद रूम का डोर ओपन हुआ। निक एक हाथ में खाने की ट्रे और एक हाथ में पानी की बोतल लेकर आ गया। उसने रूही को खाना दिया। वो खाना तो बिल्कुल नहीं था। वो एक नूडल्स का रेडीमेड पैकेट था, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल था। ज़्यादातर लोग इसे ही खाते थे, जो घर से दूर पढ़ाई करने या काम करने जाते थे। इन नूडल्स को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, बस गर्म पानी और मसाला डालना पड़ता है। रूही को जोरों की भूख लगी थी। उसने जल्दी से नूडल्स खाना शुरू कर दिया। उसे नूडल्स का टेस्ट कुछ अजीब लगा, लेकिन भूख की वजह से उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खाने लगी। उसने 5 से 6 बार ही खाया, लेकिन उसे अपना सिर भारी होता हुआ महसूस हुआ। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वो दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। निश, क्या हुआ रूही, तुम ठीक तो हो ना? ये लो पानी पियो। उसने पानी की बोतल रूही के होंठों के पास कर दी। रूही ने 4 से 5 घुट पानी पिया, लेकिन अब उसका सिर और ज़्यादा घूमने लगा था। तुम यहाँ आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। वो वहाँ से चला गया। रूही अपने सिर को पकड़कर सहलाने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश हो गई। हबिस्कस 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 हबिस्कस। एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। उसने किस की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। लड़का एक एक कर लड़की के सभी कपड़े उतार देता है। बेबी, तुम्हें पता है तुम सच में बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट हो। ये बोल वो उसकी कॉलर बोन पर किस करता है और साथ में बाइट भी करता है। लड़की की आह निकल जाती है। लड़के ने उसके चेस्ट को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से मसलने लगा। वो उन्हें चूसने लगा। उसे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो लड़की के संवेदनशील अंग को सहलाने लगा। उसने अपनी तीनों उंगलियों को उसके अंदर डाल दिया और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। लड़की तड़पने लगी। वो अब सहन नहीं कर सकती थी। उसे अब वो सब करना था, वरना खुद को कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लड़की, बेबी प्लीज़ बेबी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब और मत तरसाओ प्लीज़, मैं अब और सहन नहीं कर सकती हूँ।
उसने लड़की को अपने नीचे दबा दिया और अपनी जींस की जिप खोलकर उसके अंदर प्रवेश किया। लड़की जोर जोर से आहें भरने लगी। कुछ देर बाद वो लड़की उस लड़के के ऊपर थी और जोर जोर से खुद को उसके अंदर डाल रही थी। लड़का, बेबी फास्ट फास्ट, मुझे तेज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बोल उसने लड़की के चेस्ट पर बाइट कर लिया, जिससे उस लड़की की चीख निकल गई। आखिर में लड़की थक कर लड़के के चेस्ट पर लेट गई। क्या हुआ बेबी, तुम इतनी जल्दी थक गई? तुम्हें पता है तुमसे पहले जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मैंने लगभग 3 घंटे अलग अलग पोजीशन में किया था और तुम कभी से थक गई। ये बोल उसने लड़की के अंदर खुद के पार्ट को डाल दिया। वो जोर जोर से कमर हो हिलाने लगा। एक बार फिर लड़की की आहों से कमरा भर गया। तभी गेट पर नाक हुआ, जिससे उन दोनों के प्यार में खलल पड़ गया। लड़के ने गुस्से में गेट की तरफ देखा। वो जाकर गेट खोलने लगा। जब उसने गेट खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। लड़का, निश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निश, शीन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें वो गिफ्ट पसंद आएगा। शीन, कैसा गिफ्ट? हाँ, आज तक तुमने मुझे एक भी प्योर और फ्रेश प्रोडक्ट कभी नहीं दिया। अगर इस बार भी तुम कुछ बकवास देना चाहते हो तो चले जाओ, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। निश, शीन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है। शीन उस फोटो को देखता है। उसकी आंखें उस फोटो को देखकर चमकने लगी। उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपना गला सूखा महसूस हुआ। शीन, इसका कितना चाहिए तुम्हें? निश, $1 मिलियन। शीन, तुम अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहे हो। निश, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी लोग हैं। आज रात बार हेली में मिलते हैं 8 o'clock। निश ये बोल वहाँ से चला जाता है। शीन, तुम अब भी यही हो जाओ यहाँ से। वो अपने रूम बिस्तर पर सो रही लड़की को रूम में से बाहर निकल देता है। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। माफिया डार्लिंग 1। रूही की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया, लेकिन वो कमरा निश का रूम नहीं था। जब उसने खुद को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये वो कपड़े नहीं है जो उसने पहने थे। उसके शरीर पर एक शॉर्ट ड्रेस थी जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, जो उसके थाई से भी ऊपर थी। उस ड्रेस का गला भी बहुत ज़्यादा डीप था, जिसकी वजह से उसके अंदर तक देखना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कमर पर बड़े से एक थे, जिसके बीच में बस एक डोरी जो पूरी ड्रेस को जोड़े हुए थे। अब उसकी धड़कनें तेज होने लगी। उसे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। रूही ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, कोई दरवाज़ा खोलो, कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी। वो चिल्लाती रही लेकिन उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि बाहर बहुत तेज लाउड म्यूजिक बज रहे थे। उसे इतना तो अंदाजा हो गया था वो किसी पब या बार में है। उसने एक बार फिर पूरे कमरे में नज़र घुमाई, लेकिन कमरे में एक खिड़की तक नहीं थी। उसे चिराग की बात याद आई, चाहे मुसीबत कैसे भी हो खुद को कंट्रोल करना। डर तो बिल्कुल भी मत, अपने चेहरे को एक्सप्रेशन लेंस रखना ताकि कोई तुम्हारे मन की बात ना जान सके। सही मौके की तलाश करना, क्यों दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। डर को कभी भी खुद पर हावी मत होने देना। रूही भाई, आप मेरे साथ नहीं हो, लेकिन आपकी कही हुई बातों का मतलब मुझे समझ आ गया है। ट्यूलप 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 ट्यूलप। पब में कुछ लोग डांस कर रहे थे, तो कुछ लोग ड्रिंक करते हुए डांस कर रहे कपल्स को देखकर एंजॉय कर रहे थे। सभी लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेसेज पहनी हुई थी। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा हसीन और रोमांटिक हो गया था। एक आदमी निश की तरफ आते हुए, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 होंगी। निश, हेलो मिस्टर विनोय। विनोय, मैंने सुना है तुम आज एक नई गल लेकर आए हो। निश, हाँ आपने सही सुना है। विनोय, तो तुम कितने में उसे बेचना चाहते हो? निश, करीब $1 मिलियन। विनोय, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, इतना ज़्यादा रेट? निश, रेट तो ज़्यादा होगा ही, आखिर प्योर और फ्रेश सामान है। आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, टाइम हो गया है। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। विनोय, इसे बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ी है, मुझसे मोल भाव कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सभी सेलर अपना सामान लेकर आए, नीलामी का टाइम हो गया है। सभी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। रूही पहले खुद को नॉर्मल किया, एक गहरी सांस छोड़ी। तभी गेट खुलने की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। उसने गेट की तरफ देखा। रूही, निश, ये कौन सी जगह है और मेरे ये कपड़े किसने बदले और यह इतने छोटे क्यों हैं? इस वक्त उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। उसने अपनी तीखी नज़रों को निश पर टिका दिया। निश, तुमने मुझे कहा था तुम्हें इंडिया वापस जाना है, तो मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे कपड़े मेरी फ्रेंड ने चेंज किए हैं, सो प्लीज़ शांत हो जाओ। उसने रूही से कोरा झूठ बोल दिया, क्योंकि उसे पता है
इंडिया की लड़कियां सबसे ज़्यादा तेज होती है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें बहुत जल्दी संकेत दे देता है कि वो किसी खतरे में है। रूही, ये जगह कौन सी है? निश, यह एक पब है। सो डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। मेरा एक फ्रेंड है जो समुद्र के रास्ते तुम्हें मुंबई पहुंचा देगा। अब चलो जल्दी से, वो आ गया है। उसे कुछ देर बाद शॉप को लेकर जाना है। रूही को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी निश के पीछे पीछे जाने लगी। उसने एक नज़र सभी की तरफ देखा। उसे वहाँ का माहौल सच में बहुत ज़्यादा पेचीदा लग रहा था। उसने आज से पहले इतनी बुरी जगह नहीं देखी। निश, तुम जाकर उस टेबल पर बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये बोल उसने एक टेबल की तरफ इशारा किया। रूही जाकर उस टेबल पर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा तो उसके आसपास और लड़कियां बैठी थी, जिसकी आंखें लाल थीं, मानो वो सुबह से रो रही हो। तभी अनाउंसमेंट हुई, तो आप सभी तैयार हैं बोली लगाने के लिए। जब रूही ने यह बात सुनी तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे सच में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो एक 19 साल की लड़की जो अपने भाइयों की छत्रछाया में पली बड़ी। उसने आज तक कभी ऐसा सब नहीं देखा, क्योंकि उसके भाई हमेशा उसे प्रोटेक्शन देते थे। लेकिन आज उसने दुनिया का काला सच भी देख लिया, जिससे उसके भाई उसे बचाते आए हैं। यहाँ सरेआम लड़कियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रूही, छी, कितने गंदे और बुरे हैं ये सब। निश, तुमने तो कहा था कि। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि निश ने उसके पैरों में बेड़ियां बांध दी थी। रूही, यह क्या बदतमीजी है? मेरे पैर खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, पैर खोलो मेरे। तभी किसी ने उसके हाथों को पीछे से बांध दिया। वो दर्द से छटपटाने लगी। निश बेबी, धंधे में धोखेबाजी तो चलती रहती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिलने वाला है। तुम्हें बस उसे खुश करना है जो तुम्हें खरीदेगा। ये बोल उसने रूही के मुंह पर पट्टी बांध दी। बोली शुरू हो गई थी। उस महफिल में बहुत सारे लोग आए थे जो हवस की आग बुझाना चाहते हैं, जिनके लिए उन मासूम लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है। सभी की नज़र तो रूही पर टिक गई थी, क्योंकि रूही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। उस बोल्ड ड्रेस में उसके बॉडी फीचर्स निखर के सामने आ रहे थे। उसका फिगर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। सभी उसे हवस भरी नज़रों से देखने लगे। अनाउंसर तो बोली शुरू होती है। एक आदमी, मैं इस लड़की के पूरे $50,000 दूंगा। निश, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? यह एकदम फ्रेश और प्योर है, और ऊपर से यह बस 19 साल की है। मुझे ये सौदा बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब सभी ने निश की बात सुनी तो सभी की नज़र और ज़्यादा खराब हो गई। वो अभी भी वर्जन है। कौन नहीं चाहेगा एक प्योर लड़की की वर्जिनिटी लूज करना, जब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी हो। दूसरा आदमी $1 मिलियन, तीसरा आदमी $3 मिलियन। रूही के आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसने मन ही मन सभी को गालियां दी। आखिर वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। आखिर मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है? उसने मन ही मन भगवान को याद किया। तभी एक आदमी $15 मिलियन। निश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रूही उसके लिए सोने के अड्डे देने वाली मुर्गी थी। उसने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। एक आदमी $20 मिलियन। सभी चौंक गए। अब किसी में और हिम्मत नहीं थी। सभी चुप हो गए। निश, ओ रियली शिन, तो तुम हो? शीन ने एक नज़र निश को देखा और फिर रूही की तरफ बढ़ गया। उसने रूही को ध्यान से देखा। रूही सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी थी। शीन, तुम आज से मेरी हुई। मैंने आज तक तुम जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी। मुझे उम्मीद है तुम भी मेरे साथ शांति से रहोगी। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसने रूही के हाथों में बंदी बेड़ियों को पकड़ लिया और वहां से ले जाने लगा। अनाउंसर तो अब और कोई बोली लगाना चाहता है। सभी के चेहरे निराशा से मुरझा कर झुक गए। उन्हें रूही के साथ फर्स्ट नाइट मनानी थी, लेकिन उसका ये सपना सपना ही रह गया। वो अब किसी और की मिस्ट्रेस है। अनाउंसर, $20 मिलियन 1, $20 मिलियन 2, $20 मिलियन, $50 मिलियन। सभी ने नज़र उठाकर देखा। सभी वहां मौजूद लोग चौंक गए। कौन है जो इस लड़की के लिए इतने पैसे खर्च करने को तैयार हैं? जब सभी ने उस आवाज़ का पीछा किया तो वो सभी और ज़्यादा हैरान हो गए। उन्हें एक जोड़ी आंखें दिखाई दे रही थी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्क और लाल थीं। शीन, यू मिस्टर, ये लड़की मेरी है। मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है। तुम लेट हो। लेकिन सामने खड़े शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शांति से वहां खड़ा था। उसकी नज़रें तो रूही पर टिकी हुई थी। रूही बस रोए जा रही थी। उसकी नज़र नीचे थे। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे, क्योंकि शीन ने बेड़ियों को कसकर पकड़ रखा था। आखिर कोई है वो जो रूही के लिए इतने पैसे खर्च करने को तैयार हैं। क्या कोई उसे बचाने आएगा, या वो हमेशा के इस दलदल में फंस जाएगी? क्या होगा आगे, रूही के साथ जानने के लिए पढ़ते रहिए। माफिया डार्लिंग 1, माफिया डार्लिंग 1, आंध्र लाइक डेविल मॉन्स्टर। शिन, तुम लेट हो। ये लड़की अब मेरी मिस्ट्रेस है।
तो अच्छा होगा तुम अपना समय बर्बाद ना करो और चले जाओ यहाँ से। ये बोल उसने बेड़ियों पर पकड़ कस ली, जिससे रूही की चीख निकल गई। उसके हाथ और पैर से खून बहने लगा था। खून को देखकर सामने खड़े इंसान की आंखें सख्त और कठोर हो गई। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी होती जा रही थी। उसके पास से डेंजरस वाइब्स आ रही थी। उसका ऑरा और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। शिन, सुना नहीं तुमने? मेरे डैड आंध्र टायवन के लिए काम करते हैं। तुम्हें पता नहीं है मेरी पोजीशन क्या है? सामने खड़े इंसान को चुप देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया था। वो बिना कुछ बोले उसकी इंसल्ट कर रहा था। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। शिन, तुम होते कौन हो मुझे बख्शने वाले? अगर मैंने अपने डैड को कहा ना तो तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए भिख मांगना पड़ेगा। अब हटो मेरे रास्ते से। तभी वहां एलेक्स आ जाता है। एलेक्स को देखकर शीन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होता है। शीन, अच्छा हुआ मिस्टर एलेक्स आप आ गए। यह इंसान मुझसे बेवजह उलझना चाहता है। एलेक्स, तुम मिस्टर रिनली के बेटे हो ना? शीन, हाँ। एलेक्स, तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कौन कर सकता है? शायद उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। एलेक्स को देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए थे, क्योंकि सभी लोग एलेक्स को अच्छे से जानते हैं। एलेक्स ही हमेशा आंध्र की तरफ से मीटिंग अटेंड करता था। आंध्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने पर ही मीटिंग में शामिल होता था। शीन, यह आदमी है। उसने सामने खड़े इंसान की तरफ इशारा किया। मैं चाहता हूँ इसे मौत से बदतर सजा मिले। इसने मेरी मिस्ट्रेस पर अपनी नज़र डाली है। रूही के बाल बिखरे होने की वजह से एलेक्स रूही को नहीं देखा पाता। जब वो सामने खड़े इंसान को देखता है, उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसकी आंखें डर की वजह से बड़ी हो गई थी। एलेक्स, अच्छा होगा तुम इन्हें ये लड़की दे दो। शीन, यह मेरी मिस्ट्रेस है। मैं उसके साथ बिना सोए कैसे किसी 2 टके के इंसान को दे दूं? उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और रूही को एक झटके में खुद के पास खींच लिया। बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने वो गवा दिया। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शीन, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मेरे डैड आंध्र टायवन के खास आदमी है। वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पीछे कौन है जो तुम्हें मुझसे बचाएगा? ये बोल वो उसे एक पंच मारने लगता है, लेकिन सामने खड़ा शख्स उसके हाथ को पकड़ लेता है और एक झटके में मोड़ देता है। बहुत जोर से कट की आवाज आती है। वो शख्स इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। आंध्र टायवन नाम है मेरा। मुझे किसी भाड़े के टैटू की जरूरत नहीं है तुम्हारी तरह। आंध्र नाम सुनकर शीन के होश उड़ गए। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो कैलिफोर्निया का किंग आंध्र टायवन है। शीन, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने एक नज़र एलेक्स को देखा जो सिर झुकाए खड़ा था। अब तो पूरी तरह से कांपने लगा था। आंध्र उसके पास गया और उसके दूसरे हाथ को भी मोड़ दिया और एक बार फिर कट की आवाज आई। तुमने इन्हीं हाथों से माई गर्ल को छुआ है ना? मुझे ये हाथ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। ये बोल उसने शीन की उंगलियों को भी तोड़ दिया। उसने एक एक शीन के शरीर के हर जोड़ पर वार किया और हड्डियों की कट की आवाज आती रही। वहां मौजूद सभी लोग डर से थर-थर कांप रहे थे। शीन दर्द की वजह से छटपटा रहा था। वो फर्श पर अधमरा सा पड़ा हुआ था। आंध्र ने पलटकर निश की तरफ देखा। निश तो आंध्र की आंखों को देखकर थर-थर कांपने लगा। आंध्र, एलेक्स इसे भी ठिकाने लगा दो। सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। और याद रहे किसी ने भी मुंह खोला कि यहाँ क्या हुआ था तो उसने आगे के शब्द नहीं कहे, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग पहले से कांप रहे थे। आंध्र की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एग्जिट गेट की तरफ भागने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा पब खाली हो गया। आंध्र के गार्ड्स आए और उन्होंने निश को खूब पीटा। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दोनों ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। आंध्र, इनके शरीर पर जहां से भी खून निकल रहा है उस जगह पर रेड चिली और सोलट डालकर एक अच्छा सा मसाज देना। बहुत ज्यादा शौक था ना तुम्हें मेरी गर्ल के साथ सोने का? इनके लोअर पार्ट को तेजाब से जला दो और उनकी आंखें भी निकाल लो जिनसे इन्होंने रूही को देखा। उसके बाद क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है एलेक्स। वो वहां से रूही को लेकर कार के वापस आता है। अंदर से शीन और निश के जोर जोर से चिखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इन्हें इस तरह तड़पता और गिड़गिड़ाता देख आंध्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तुमने मेरी गर्ल को छूने की हिम्मत की है, जिसे अभी तक मैंने टच नहीं किया। उसने रूही को अपनी गोद में बैठा लिया था, लेकिन रूही डर की वजह से वही बेहोश हो गई थी। वो कुछ बड़बड़ रही थी। आंध्र ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे मेरे भाई के पास जाना है। मुझे मेरे भाई के पास जाना है। वीर भाई, आई मिस यू सो मच। चिर आगे बोलने से पहले वो पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। जब आंध्र ने रूही के मुंह से चिर सुना तो उसका जबड़ा कस गया। ये लड़की उस 2 कौड़ी के इंसान का नाम क्यों जप रही है? अगर ये अभी इस हालत में नहीं होती तो पक्का आज मैं इसे नहीं छोड़ता।
मैं उस चिराग को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद कार आंध्र के पेट हाउस के बाहर रुकी। आंध्र ने रूही को अपनी गोद में उठाया और अंदर चला गया। एलेक्स ने पहले ही लेडीज डॉक्टर को बुला लिया था, क्योंकि आंध्र को बिल्कुल पसंद नहीं था रूही को उसके अलावा कोई और मर्द हाथ लगाएं। उसने रूही को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर रूही के रूम के पास गया। डॉक्टर सर, इन्हें आराम करने की ज़रूरत है। इनके शरीर पर चोटें आई है, जिन पर हमने दवाई लगा दी है, और इंजेक्शन की वजह से यह सुबह तक उठेंगी। ये बोल वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी एलेक्स आ जाता है। एलेक्स झुककर ग्रिट करता है, सर हमने आपके कहे मुताबिक ठीक वैसा ही किया है और उस पूरी जगह को आग के हवाले कर दिया है। वहाँ बस अब राख ही राख है। आंध्र, गुड। एलेक्स, सर मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था। इंडिया में चल रहे। आंध्र इशारे से उसे स्टडी रूम में चलने का बोलता है। आंध्र सोफे पर बैठ जाता है। एलेक्स, सर विराट ओबरॉय ने मैम को ढूंढने के लिए धरती आसमान एक कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी शादी भी कैंसिल कर दी है। और सर वो चिराग। आंध्र ने जब चिराग का नाम सुना तो उसकी आंखें लाल हो गई। चिराग क्या? एलेक्स, सर वो चिराग हॉस्पिटल से भाग गया है। हमारे आदमियों ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। और सबसे बड़ी बात सर, पूरे हॉस्पिटल में जिस एरिया में चिराग था वहाँ का वीडियो फुटेज डिलीट कर दिया गया है। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट ने उसे रिस्टोर करने की कोशिश की लेकिन सभी नाकामयाब रहे। तभी अचानक से उसके हाथ पैर कांपने लगे। एक जोरदार आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा डर गया। आंध्र ने गुस्से में सामने रखी कांच की टेबल पर जोर से अपना हाथ दे मारा, जिससे वो टेबल टुकड़े टुकड़े हो गई। कुछ कांच के टुकड़े उसके हाथ में लग गए, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा था। आंध्र, मुझे वो चिराग हर हालत में चाहिए। तुम्हें उसे जल्दी मेरे सामने पेश करना होगा, वरना मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा जहां कुछ देर पहले तुम उन लड़कों को पहुंचा कर आए हो। अब खड़े क्यों हो? दफा हो जाओ यहाँ से। एलेक्स जल्दी से वहां से खिसक लेता है। आंध्र, मुझे वो चिराग किसी भी हालत में चाहिए। उसे देखकर जो वाइबस मुझे फील होता है, आज तक कभी मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ। उसमें कुछ तो अलग बात है। मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। आखिर कब तक बचोगे चिराग? तुम मुझसे एक ना एक दिन तुम मेरे सामने जरूर आओगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम रूही को पाने के लिए वापस आओगे। इंतजार है मुझे उस दिन का। माफिया डार्लिंग वन। आंध्र, आखिर कब तक बचोगे चिराग? तुम मुझसे एक ना एक दिन तुम मेरे सामने जरूर आओगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम रूही को पाने के लिए वापस आओगे। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का। ये बोल वो वहां से अपने रूम में चला जाता है और एक वाइन की बोतल को खोलकर पीने लगता है। उसकी आंखों में चिराग के लिए बेहिसाब नफरत थी। कहानी अब तक। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। अगली सुबह रूही अपनी आंखों को मसलते हुए जम्हाई लेते हैं। तभी उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। वो एक नज़र पूरे रूम में मारती है, फिर खुद के शरीर को देखती है। उसके हाथों और पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी, मतलब वो सही सलामत है। ये सोचकर वो खुश हो गई। रूही, लेकिन मुझे बचाया किसने? क्योंकि कल रात रूही की आंखों में बेहिसाब आंसू थे, जिनकी वजह से उसकी नज़रें नीचे थे। उसने आंध्र को नहीं देखा, और जब आंध्र उसे लेकर आया तब तक वो बेहोश हो गई थी। तभी उसे महसूस होता है किसी ने कमरे का गेट खोला है। वो देखती है जेनिफर के साथ दो लड़कियां और थी, जो विदेशी लग रही थी। गोल्डन बाल और सफ़ेद रंग, दोनों ने घुटनों तक स्कर्ट और ऊपर शर्ट पहन रखी थी। जेनिफर को देखकर उसे विश्वास हो गया, वो जिस कैद से आज़ाद होकर भागी थी उसी में वापस कैद हो चुकी है। रूही मन में, भगवान प्लीज़ प्लीज़ उसे आंध्र प्रदेश से मेरा आमना सामना ना हो। वो मुझे जिंदा ही इस धरती में दफन कर देगा। ओह गॉड, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। आखिर मेरे साथ ही यह सब क्यों हुआ? जेनिफर, मैम, मास्टर का ऑर्डर है आपकी हेल्प करना। जेनिफर उसे धीरे धीरे उठाती है और बाथरूम में ले जाती है। फिर वो वहां से चली जाती है। रूही ब्रश करने लग जाता है और फिर शावर लेने लग जाती है। तभी उसे महसूस होता है कोई बाथरूम के अंदर है। वो नज़र घुमाकर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसकी चिक निकल जाती है। रूही, तुम यहाँ का क्या कर रहे हो? देख नहीं सकते मैं शावर ले रही हूँ। ये बोल उसने टॉवेल को अच्छे से लपेट लिया। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन आंध्र की तीखी नज़रें अब रूही को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। आंध्र, यू बिच, ये भोले बनने का झूठा नाटक अपने भाई के सामने करना मेरे नहीं समझी तुम खुद गई थी ना कल उस पब में। तुम्हें बहुत शौक है दूसरे लड़कों को बहकाने का। रूही, ओहे मिस्टर, क्या जो मन में आ रहा है
बोले जा रहे हो? मैं किसी को बहकाने नहीं गई थी। आंध्र, तो तुम उस पब में क्या कर रही थी? हाँ, तुमने मेरे साथ आंध्र टायवून के साथ होशियारी करने की सोची। वेरी फनी। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अगर मेरे अलावा तुम्हें किसी और ने मर्द ने देखा भी तो उसका दुनिया में आखिरी दिन होगा। ये बोल वो रूही के पास आया और उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। रूही की दर्द की वजह से चीख निकल गई, क्योंकि आंध्र ने उसके शरीर को जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया था, मानो शीन और निश के छूने से रूही गंदी हो गई हो। जोर जोर से रगड़ने की वजह से रूही की चोटों से वापस खून बहने लगा और उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। रूही ने पूरी हिम्मत जुटाकर आंध्र को धक्का दे दिया, लेकिन आंध्र इतना मजबूत था कि वो बस कुछ कदम पीछे हटा। रूही, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इज्जत नीलाम करने का, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे मेरे भाई और परिवार से अलग नहीं करते तो मेरी यह हालत नहीं होती। तुम भी उन लोगों की तरह घटिया और चीप इंसान। ये बोलते वक्त उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंध्र के जोर से रगड़ने से उसका दर्द और ज्यादा बढ़ गया था। आंध्र, ओह अच्छा, अब एक गिरी हुई लड़की मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? ये बोल उसने रूही को वाल से सटा दिया और शावर चालू कर दिया। रूही, तुम एक हवसी इंसान हो, दूर हटो और जाने दो मुझे, दम घुटता है मेरा। मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है, उल्टी करना का मन होता है। आंध्र, मैं हवसी इंसान हूँ, राइट, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं सेटिस्फाई होने के लिए पल में इसके साथ तो पल में उसके साथ सोता हूँ। लड़कियां खुद मेरे साथ रात बिताने के लिए तरसती है, समझी तुम? ये बोल वो रूही के बालों पर अपनी पकड़ और ज्यादा कस लेता है। रूही की एक बार फिर पूरे बाथरूम में चीख गूंजती है। आंध्र उसे पेशेंटली कीस करने लगता है, लेकिन जब रूही अपना मुंह नहीं खोलती तो आंध्र उसके होठों पर जोर से काट लेता है, जिससे दर्द की वजह से रूही मुंह खोल देती है और आंध्र अपनी जुबान को रूही के मुंह में डाल देता है। वो रूही के कॉलरबोन पर किस करने लगता है। रूही के शरीर से आ रही भिनी भिनी खुशबू उसे बहका रही थी। उसने एक बार फिर रूही के होठों को जकड़ लिया और वायलेंट किस करने लगा। वो बीच बीच में रूही के होठों पर काट रहा था। तभी उसे महसूस हुआ रूही अब उसको खुद से दूर नहीं धकेल रही है। वो बिल्कुल शांत है। वो देखता है रूही बेहोश हो गई थी और उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। उसके लाल होंठ नीले पड़ने लग गए थे। उसने जल्दी से शावर बंद किया और रूही को अच्छे से दूसरे टॉवेल से कवर किया। उसने उसे सोफे पर लेटा दिया और बाहर जाकर जेनिफर को रूही को कपड़े पहनाने के लिए बोल दिया। जेनिफर ने जल्दी से जाकर रूही के कपड़े चेंज किए और उसे गर्म कपड़े पहना दिए और मैड्स की मदद से बिस्तर पर लेटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसने उसके घावों पर दवाई भी लगा दी। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। आंध्र अपने रूम में चला जाता है और कपड़े निकालकर चेंज करता है, क्योंकि रूही के साथ वो भी पूरा भीग गया था। उसने एक सिगरेट जला ली और सिगरेट के कस भरने लगा। तभी किसी ने उसके रूम का गेट नॉक किया। उसने बेपरवाह से कम इन बोल दिया, क्योंकि जेनिफर के अलावा किसी को भी उसके रूम में आना अलाउड नहीं था। जेनिफर, मास्टर, आपको उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसके जख्म ठीक भी नहीं हुए और तुमने उसे फिर चोट पहुंचा दी। जेनिफर को रूही की साइड लेता देख उसने गुस्से से मुट्ठी भींच ली और सिगरेट को फेंककर अपने जूतों से रौंद दिया। आंध्र, मैं उसे क्वीन बनाने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं बस कुछ चीज़ों में इंटरेस्टेड था और मैं उसके साथ वो सब कर रहा हूँ। जेनिफर, लेकिन मास्टर, वो अभी बच्ची है, उसके लिए ये सब ठीक नहीं है। आंध्र, आप उसे बचाने आए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं। मैं उसे तब तक नहीं छोड़ देता जब तक मेरा उससे मन नहीं भरता। अब आप यहाँ से जा सकती है। जेनिफर, लेकिन मास्टर। आंध्र, मैं कहाँ आप जा सकती है। उसने एक और सिगरेट जला ली और कस भरने लगा। जेनिफर वहाँ से चली गई। वो मन ही मन रूही के लिए गॉड से प्रे करने लगी। टू बी कंटिन्यू। अगला पार्ट 2 से 3 दिन बाद प्रकाशित होगा। थैंक यू सो मच। माफिया डार्लिंग 1। आंध्र इज क्रूल। रूही स्लीपिंग। वो सच में सोते हुए किसी छोटे बच्चे से कम नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं था, वो ऊंची नहीं है, लेकिन आंध्र था है ताड़ की तरह, जिसकी वजह से वो उसके कंधे तक आती थी। वो इस वक्त कोकुन की तरह ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि वो अपनी सपनों की दुनिया में अपने दोनों भाइयों के साथ मस्ती कर रही थी और उन्हें परेशान कर रही थी। तभी आंध्र उसके रूम में आया। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वो आकर रूही को देखने लगा। वो उसकी मासूमियत और प्यारे से चेहरे को देखकर एक पल के लिए उसमें खो गया। तभी रूही के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई।
ये पहली बार था जब रूही उसके घर में मुस्कुरा रही है। आंध्र ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसके दिमाग में सिर्फ दो ख्याल आए। पहला, या तो वो विराट के बारे में सोच रही हैं या उस चिराग के बारे में। अब आंध्र को कौन समझाए? हमारी स्मार्ट रूही सपने में दोनों भाइयों की नाक में दम कर रही है और दोनों चुपचाप उसकी बातों को फॉलो कर रहे थे। आंध्र जाकर रूही के बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिससे रूही थोड़ा कसमसाई क्योंकि उसके घाव अभी भी ताज़ा थे। आंध्र ने रूही को अपने ऊपर लेटा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा, क्योंकि इस वक्त रूही डर से कांप रही थी। इसकी वजह आंध्र को समझ आ चुकी थी कि इस वक्त वो सपने में उसी के बारे में सोच रही है। रूही धीरे धीरे शांत हो जाती है और आंध्र को गले लगा लेती है। आंध्र, ये लड़की खाती तो ऑयली और फैट से फुल खाना, लेकिन कॉटन की तरह हल्की है। ऊपर से रूही के बालों की खुशबू उसे और मदशोह कर रही थी। उसने अपना सिर झटक दिया और रूही को बाहों में भरकर सो गया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। इंडिया। विराट ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। उसने रूही को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। विराट की फैमिली ने अब रूही को ढूंढने से मन कर दिया था, क्योंकि विराट की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो ना ठीक से कुछ खाता और ना कुछ पीता। उसे देखकर ऐसा लगता मानो हवा के सहारे वो जिंदा है। आखिर में उसे अपने घरों वालों के आगे हार माननी पड़ी। उसने रूही को सर्च करने के लिए एशिया के सबसे काबिल और सीक्रेट एजेंट को हायर किया, ताकि उसके घर वालों को कुछ पता नहीं चले। उसने अब घर जाना भी छोड़ दिया था। अपने खुद के घर, जो उसने पर्सनली खुद के लिए बनवाया था, वहीं रहता और घर से ही काम करता। वो रात में भी रूही की फोटो के सामने चेयर पर बैठकर सो जाता। आज सच में उसे सहारा चाहिए था, ताकि वो जी भरकर रो सके। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी। सच में किसी अपने को खोने का दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, जब आप दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस इंसान को चाहते हो वो आपको छोड़कर चला जाए। तभी विराट को अपने कंधे पर किसी का गर्म हाथ महसूस होता है। वो समझ जाता है कौन है। पराग, वीर प्लीज़, हमें पता है तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में हो, लेकिन इस तरह से भूखे प्यासे रहने से हम रूही को जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। विराट, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे बस अपनी बहन चाहिए। उसके बाद चिराग भी वापस आ जाएगा। पराग को विराट के चेहरे पर पहली की तरह रौनक नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें लगभग अंदर धंस गई है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और बिखरे हुए बाल। वो सच में इस वक्त एक मंदबुद्धि लग रहा था। पराग, वीर, तुम्हें रूही की कसम है, खाना खाओ अभी इसी वक्त। विराट ने उसे घूर कर देखा, जैसे वो उसे आंखों से ही भस्म कर देगा। विराट, ओह अच्छा, तो मैं यहाँ आराम से बैठकर खाना खाओ, और मेरी बहन ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, वो किस हालत में है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। पराग उसके मुंह के सामने खीर से भरी एक चम्मच कर देता है, क्योंकि वो इस बात को पूरी तरह भूल गया था। उसने मुंह खोल दिया। प्यार, अपनापन और मिठास से भरी खीर भी आज विराट को फीकी और बेस्वाद लग रही थी। पराग ने जैसे तैसे कर विराट को खाना खिलाया और फिर सुला दिया, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। पराग मन में, कहाँ हो तुम रूही, जल्दी वापस आ जाओ। मैंने आज तक वीर को कभी ऐसे नहीं देखा। उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम ही उसकी खुशी और दुनिया हो। विराट नींद में भी रूही का नाम ले रहा था। तुम एक बार वापस आओ, मैं तुम्हें बांध दूंगा और फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर कुछ देर बाद, अरे सॉरी सॉरी, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बंद करूंगा, लेकिन तुम वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अपने सबसे अच्छे दोस्त की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सच कहते हैं, जिन्हें हम अक्सर खुद से ज़्यादा चाहते हैं, खुदा हमें उनसे जुदा करता है। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। आंध्र की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने रूही का चेहरा होता है। उसे महसूस होता है रूही अब जागने वाली है। उसने उसे धीरे से उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। रूही ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र पास बैठे आंध्र पर पड़ी। ये घटिया और गिरा हुआ इंसान यहाँ क्या कर रहा है? उसका मन कर रहा था आंध्र को लात मारकर नीचे गिरा दे, लेकिन सुबह का किस्सा याद आती ही वो बिल्कुल शांत हो गई। आंध्र, फ्रेश हो जाओ और नीचे लंच के लिए जल्दी से आओ। रूही ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा और उठकर बाथरूम में चली गई।
आंध्र भी अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। दोनों ही कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर आ गए। आंध्र उसकी किंग चेयर पर बैठ गया, लेकिन रूही अभी भी खड़ी थी। उसने नज़र उठाकर देखा तो वो कैलेंडर को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी वो साफ देख सकता था। आंध्र, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। लेकिन रूही को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कैलेंडर की तरफ बढ़ गई। जब आंध्र ने देखा कि उसने उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, उसने गुस्से में कसकर मुट्ठी भींच ली। वो उठकर रूही के पास चला गया। उसका मन कर रहा था वो रूही को एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मारे, लेकिन अगले पल वो रुक गया। रूही आज की डेट देखकर उदास और मायूस हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों से होता हुआ नीचे गिर गया। उसने अपने आंसू पोंछे और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। आंध्र उसका ऐसा रिएक्शन देखकर सोच में पड़ गया था। उसने एलेक्स को मैसेज किया कि पता करें आज रूही के लिए कोई डे है, और वो भी आकर टेबल पर बैठ गया। वो रूही के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। वो बहुत धीरे और छोटे छोटे बाइट लेकर खा रही थी। तभी उसके फ़ोन पर बीप की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो एलेक्स का मैसेज था। उसने जल्दी से मैसेज खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, सर आज मैम के भाई विराट का बर्थडे है। आंध्र मन में, तो इसलिए इसके चेहरे पर 12 बजे हुई हैं। वो आराम से लंच करता है, लेकिन रूही की प्लेट में अभी भी आधे से ज़्यादा खाना बाकी था। उसके मन में अपने भाई की बातें चल रही थी। उसे पूरी उम्मीद था उसका भाई आज बिल्कुल खुश नहीं होगा। वो कैसे होंगे, उन्होंने खाना खाया या नहीं। उसने मन में ही आंध्र को करोड़ों गालियां दे दी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो अपने भाई के बर्थडे पर उनके साथ नहीं है। टू बी कंटिन्यू। माफिया डार्लिंग 1। रूही हर्ट। आंध्र लंच कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन रूही अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसने लंच खत्म किया और जाकर हाल में रखे सोफे पर बैठ गई। उसके दिमाग में बस अपने भाइयों को लेकर बातें चल रही थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है उसके भाई उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देंगे। तभी जेनिफर रूही के पास आए। रूही, अरे आंटी आप खड़ी क्यों है, प्लीज़ बैठ जाए, रूही ने बड़े आदर और प्यार से कहा। जेनिफर, माय चाइल्ड, आपने जो म्यूजिक सिस्टम मंगवाया था वो आ गया है। ये बोल वो एक सर्वेंट को इशारा करती हैं। वो जल्दी से आकर एक बॉक्स टेबल पर रख देता है। रूही, थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जेनिफर, थैंक यू मुझे मत बोलो, ये सब मास्टर के कहने पर आपके लिए लाए गए हैं। ये बोल वो एक फ़ोन उसके सामने कर देती है। रूही की आंखें फ़ोन को देखकर चमक उठती है। जेनिफर, माय चाइल्ड, अच्छा होगा आप इसका गलत यूज़ ना करें, वरना ग्रेट मास्टर आप पर दया नहीं करने वाले। रूही उसकी बात सुनकर ही घबरा गई। रूही मन में, वैसे भी कौन सी दया कर रहा है मुझ पर, मुझे मेरे भाइयों और फैमिली से अलग कर दिया, यहाँ इतने सारे नई नई किस्म के जानवरों के चिड़ियाघर में छोड़ दिया, आंध्र प्रदेश में जाकर इसे दफन कर दूं। रूही जेनिफर को कोई जवाब नहीं देती और फ़ोन, म्यूजिक सिस्टम लेकर अपने रूम में आ जाती है। उसने टेबल पर सब कुछ रख दिया और एक गहरी सांस छोड़ी। यह इंसान दरिंदा है, खुद कोई रूल फॉलो नहीं करता और मुझे हद में रहने पर मजबूर करता रहता है। जब उसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, फिर क्यों नहीं मुझे वापस जाने देता। उल्लू, गधा और एक नंबर का बकरा है, बस मैं करता रहता है। ये बोल वो आंध्र की एक्टिंग करने लगे। मैं आंध्र टायवून हूँ, कैलिफोर्निया का किंग माफिया। छी छी छी, किंग माफिया नहीं, कार्टून माफिया है। अगर सच में वो मुझे ऐसे किडनैप करके नहीं लाता तो मैं और भाई उसे अच्छा मजा चखाते। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। फ्लैशबैक। एक लड़के का गैंग था जो बहुत ज्यादा शरारती और बदतमीज थे। वो छोटे बच्चों को परेशान करते थे, बड़ों की नाक में दम कर रखा था। एक दिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, रूही को परेशान कर दिया था, लेकिन रूही तब छोटी थी, इसलिए वो डर गई। वो घर आए और चुपचाप रूम में खुद को लॉक कर लिया। किसी के कहने पर भी वो बाहर नहीं आई। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कोई उसे रोते हुए देखे। विराट एक मीटिंग के लिए दिल्ली गया था, लेकिन जब चिराग को पता चला तो उसने जाकर गेट नॉक किया, लेकिन फिर भी रूही ने गेट नहीं खोला। चिराग खिड़की से कूदकर रूम में आ गया। उसने जब रूही को रोते हुए देखा तो उसका पारा चढ़ गया। डॉट 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 डॉट। चिराग को गुस्से में देखकर रूही ने उसे पूरी बात बता दी। चिराग, तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। रूही, आप क्या करोगे भाई? चिराग, कल होली है, बस उसके साथ एक यादगार होली सेलिब्रेट करेंगे। ये बोल वो रूही को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। नेक्स्ट डे, होली टाइम। गैंग लीडर लड्डू नाम का लड़का था जिसने रूही को परेशान किया था। चिराग ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सभी को अच्छा मजा चखाया।
उसने सभी लड़कों को गंदे पानी से भीगा दिया। बाद में उनके ऊपर खुजली वाला पाउडर मिला रंग लगा था। सभी लड़के अपने शरीर को खुजालने लगे। वो अपने शरीर को ऐसे खुजाल रहे थे जिससे बंदर भी उनसे हार जाएं, और जिसकी वजह से उन्हें आगे खोदा गड्ढा दिखाई नहीं दिया और सभी उसमें गिर गए। चिराग, अरे लड्डू, तू तो गिरते ही फूट गया। कितनी कमजोर आंखें हैं, तुम सभी की इतना बड़ा गड्ढा भी दिखाई नहीं दिया। रूही की तो हंसी नहीं रुक रही थी। भाई आप सच में अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो। लड्डू, आई एम सॉरी भैया, मैं आज के बाद कभी मस्ती नहीं करूंगा, किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। चिराग, देखो मस्ती मजाक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की फीलिंग्स हर्ट हो उसे बुरा लगे, ऐसा कुछ मत करो। बचपन होता ही मस्ती करने के लिए, लेकिन तुम्हें वो सब एक सीमा तक करना चाहिए। लड्डू, मैं आज के बाद किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, प्रोमिस पक्का। चिराग, ठीक है, ये बोल वो जाने लगा। तभी अचानक वो भी उसी गड्ढे में गिर गया। रूही ही तुम्हें तो मैं। रूही ने भी चिराग को उस गड्ढे में धक्का दे दिया था। रूही, भाई मुझे पकड़ने से पहले नहा जरूर लेना। कचरे, अंडे और कीचड़ की स्मेल बहुत ज्यादा बेकार है। आपको याद है, आपने पिछली होली पर मेरी मुच्छें बनाई थी और सभी को भांग वाला शरबत पिलाया था। यह उसकी की सजा है। मैं चलती हूँ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। ये बोल वो नाक बंद कर वहां से भाग गई, क्योंकि चिराग उसे गुस्से से घूर रहा था। चिराग, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला रूही की बच्ची। तभी उसके कानों में एक रौबदार आवाज आई, अगर तुमने रूही के साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिराग ने पलट कर देखा तो विराट खड़ा था। रूही दौड़कर विराट के गले लग गई। चिराग मन में, भाई की वजह से हर बार यह चुहिया बच जाती है। वो आगे कुछ सोची ही रहा था कि धड़ाम की आवाज सुनाई दी। चिराग ने देखा, सामने उसका भाई गड्ढे में गिरा हुआ है। वो जोर जोर से हंसने लगा। चिराग, अच्छा आप ही थे ना जो रूही को बचा रहे थे? उसने आपको भी फेंक दिया। सो सेड, कितना बुरा हुआ। वो जोर जोर से हंसे जा रहा था। तभी फिर से धड़ाम की आवाज आई। इस बार दोनों भाई जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि दोनों ने मिलकर रूही को भी गड्ढे में खींच लिया था। रूही, भाई आप दोनों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। या तीनों उस गड्ढे में मस्ती करते रहे। फ्लैशबैक एंड मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। रूही अपने भाइयों के साथ बिताए लम्हों को याद कर रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से फोन को म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट किया और गाना चालू कर दिया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मस्ती है माहौल में, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। जिसको डांस नहीं करना वो जाकर अपनी भैंस चराए। वो बिस्तर पर चढ़कर डांस कर रही थी और साथ में गाना भी गा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान की दो जोड़ी आंखें उस पर नजर गड़ाए बैठी है। आंध्र अपने केबिन में बने पर्सनल रूम में लगी एलसीडी स्क्रीन पर रूही को देख रहा था। उसने रूही की एक एक बात सुन ली थी। उल्लू गंधा, एक नंबर का बकरा, बस मैं करता रहता है, कार्टून माफिया। उसका मन कर रहा था रूही की जुबान जला दें, लेकिन रूही को खुशी से झूमते उछलते कूदते देख उसकी नज़र स्क्रीन पर से हट नहीं रही थी। आंध्र, ये लड़का सच में बवाल है, देखने पर मासूम, इसे कोई इस वक्त देख ले तो मोंजोलिका को भी कम आंक दे। टू बी कंटिन्यू। माफिया डार्लिंग वन। रूही हक टू आंध्र। रूही गाने पर डांस करने और गाने में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे कोई होश नहीं था, लेकिन आंध्र आग बबूला हो गया था। जब उसने रूही के मुंह से ऐसे शब्द सुने वो गुस्से से तिलमिला उठा। वो रूही की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिस बात से रूही बिल्कुल अनजान थी, लेकिन रूही को खिलखिलाकर हंसता देख उसका गुस्सा शांत हो गया। वो एलसीडी बंद कर वापस अपने केबिन में चला गया। वो लैपटॉप ओपन कर उस पर अपनी उंगलियां दौड़ाने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त और कठोर था, डार्क एक्सप्रेशन जिसे देखकर कोई भी डर के मारे कांपने लग जाए। रूही बहुत देर बाद रूम से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी वो या तो रोती रहती या तो रूम में उदास बैठी रहती। वो सीधे किचन में चली गई। रूही, जेनिफर से, आंटी आपके पास चिप्स है? जेनिफर, चिप्स तो नहीं है, लेकिन मैं अभी सर्वेंट को बोलकर आपके लिए मंगवा देती हूँ। ये बोल वो सर्वेंट को ऑर्डर देने चली गई। कुछ देर बाद टेबल पर बहुत सारे चिप्स के पैकेट पड़े थे, लेकिन रूही उन्हें बस देख रही थी। उसने हर एक को टेस्ट किया, लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आई। वो बस चिप्स के पैकेट्स को घुरती रही। आखिर विराट ने उसे एक छोटे बच्चे की तरह रखा था, और बच्चे नखरे ना करें ऐसा कभी नहीं हो सकता।
जेनिफर ने परेशान होकर आंध्र को कॉल किया। जेनिफर, हेलो ग्रेट मास्टर। आंध्र, क्या काम है, जल्दी कहे, मेरे पास टाइम नहीं है। जेनिफर, मास्टर वो रूही मैम को चिप्स खाना था लेकिन उनकी पसंद की चिप्स हमें नहीं मिली, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उन्हें कौन सी चिप्स दे। जब आंध्र ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा अजीब और बचकानी हरकतें करती है। वो किडनैप हो चुकी है, फिर भी हुक्म चला रही है। उसने जेनिफर को प्लेन सोल्टेड ओनियन चिप्स लाने को कहा। जेनिफर ने गार्ड्स को चिप्स लाने का बोल दिया। जल्दी गार्ड्स रूही के लिए चिप्स लेकर आ गए। रूही ने चिप्स के पैकेट ले लिया और रूम में चली गई और फ़ोन में मूवी देखने लगी, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा लिया था आंध्र ने फ़ोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है ताकि वो विराट या चिराग को कॉल ना कर सके। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। आंध्र ने एक नज़र अपने सामने खड़े लोगों को देखा। जो सिर झुकाए खड़े थे वो सभी डर से कांप रहे थे और पसीने से लथपथ हो गए थे। उसने एक सिगरेट जला ली और उसके कस भरने लगा। एलेक्स सर, यह सबसे लोग डिटेक्टिव और हाइकर है। लेकिन वो आगे कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आंध्र ने अपनी सिगरेट नीचे फेंक दी और पैरों से मसल रहा था। लेकिन उसके तरीके से ऐसा लग रहा था मानो वो किसी इंसान के शरीर को अपने जूतों तले मसल रहा हो। आंध्र, लेकिन ये कोड़ी के लोग भी उसका पता नहीं लगा पाए। या तो वो इन सब से ज़्यादा चालाक और इंटेलिजेंट है, या ये सभी खुद को कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट समझते हैं। एलेक्स इस बार भी चुप रहा, क्योंकि आंध्र का चेहरा एक्सप्रेशनलेस और आंखें सर्द हो गई थी, जो रूम के टेम्परेचर को गिरा रही थी, जिससे सभी को कंपकंपी महसूस हो रही थी। सभी लोग गिड़गिड़ाते हुए, ग्रेट मास्टर, हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमें अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें एक मौका और दे दीजिए। ये बोल वो सभी आंध्र के पैरों में जा गिरे। आंध्र ने बिना एलेक्स को देखे, आज़ाद कर दो इन्हें, ये बोल उसकी सर्द आंखें और ज़्यादा गहरी और चमकने लगी। एलेक्स, ओके सर, ये बोल वो सभी को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस रूम में आया। उसके शर्ट पर खून के दाग लगे थे। एलेक्स सर, मैंने उन्हें आज़ाद कर दिया है। मन में, सर कितने ज़्यादा बेरहम है, वो लोगों को दुनिया से आज़ाद करते हैं, ना कि खुद के चंगुल से। आंध्र लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को दौड़ा रहा था। उसकी स्पीड बता पाना मुश्किल था, लेकिन उसके सख्त और कठोर चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था उसका गुस्सा हाई लेवल पर है। तभी एक जोरदार टूटने की आवाज़ हुई। आंध्र ने लैपटॉप को फेंककर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहीं एलेक्स हैरान परेशान आंध्र को तो कभी लैपटॉप को देख रहा था। एलेक्स सर, उस लैपटॉप में तो चिराग का इंस्टीट्यूट का डेटा और डिटेल्स थी। फिर आपने? आंध्र गुस्से में, क्योंकि वो सभी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले डिलीट कर दी गई है। जो फोल्डर लॉक था वो ब्लैंक था। एलेक्स को पता था आंध्र एक हाइकर भी है, वो किसी भी डेटा या डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकता है, क्योंकि उसका IQ लेवल 220 है। लेकिन वो भी इस बार नाकाम रहा। इसका क्या मतलब हो सकता है? आंध्र, मैंने जितना सोचा था, वो तिलचट्टा चिराग उससे भी कहीं ज़्यादा स्मार्ट निकला। वो कोई आम इंसान नहीं है, उसका रियल बैकग्राउंड कुछ और है। मैं उसे अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इतनी आसानी और सफाई के साथ डेटा डिलीट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ठीक बाद ही अपना डेटा डिलीट कर लॉक कर दिया। मेपल का पत्ता, 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 मेपल का पत्ता। रूही आराम से छत पर खड़ी टकटकी लगाए खुले आसमान को देख रही थी, जहां चांद और तारे उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसने छत पर रखे झूले की तरफ रुख किया और आराम से उस पर झूलते हुए गाने सुनने लगी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में शाइन कर रहा था, जिस पर दो जोड़ी आंखें नजर गड़ाए बैठी थी। किसी चांद की तरह, तेरा रंग के खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला। हाँ, तुझे देखता रहा, किसी ख्वाब की तरह जो अब सामने है। तू तो कैसे यकीन करा, टूटा जो कभी तारा सजनावे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया रे, तू मिलिए तो जाने ना दूंगा मैं। रूही आंखें बंद कर गाने को महसूस कर रही थी। ठंडी ठंडी हवा जो उसके सिल्की चमकदार बालों को हवा लहरा रही थी, किसी समुद्र की लहरों की तरह। तभी उसे अपने ऊपर कुछ भार महसूस हुआ। उसने झट से आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखें डर और गुस्से से बड़ी हो गई थी। आंध्र उसे किस कर रहा था, लेकिन वो उसे खुद से दूर धकेल रही थी।
लेकिन आंध्र की ताकत के आगे वो कमजोर पड़ रही थी। आंध्र ने उसे झूले पर लेटा दिया और किस करने लगा। उसकी किस डीप और वायलेंट थी, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को जकड़ रहा हो ताकि वो भाग न जाए। रूही अपने दोनों हाथों से उसे मुक्के मारे जा रही थी, लेकिन आंध्र को कोई फर्क नहीं पड़ा रहा था। जब उसे महसूस हुआ रूही सांस नहीं ले पा रही तो उसने लिप्स को छोड़ दिया और कॉलर बोन पर किस करने लगा। उसने एक झटके में रूही के टॉप को उसके शरीर से अलग कर दिया और उसकी कमर पर किस करने लगा। रूही को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि आंध्र किस के साथ साथ उसके शरीर पर बाइट भी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंध्र, तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है। रूही अपने आंसू पोंछते हुए, तुम अगर मेरा रेप करना चाहते हो तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? रेप करो और फिर मार देना। कम से कम मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल दोबारा तो नहीं देखनी पड़ेगी। आंध्र को रूही की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नो बेबी गर्ल, तुम इतनी आसानी से कैसे मर सकती हो? नेवर। तुम उस 2 कौड़ी के इंसान चिराग को पसंद करती हो ना? तुम मुझसे बचकर उसके पास जाना चाहती हो, लेकिन अफसोस वो तुम्हें बचाने तक नहीं आया। रूही, वो तुमसे लाख गुना अच्छे और ईमानदार है। तुम्हारी तरह नहीं, नामर्दों की तरह भाड़े के टटरों के पीठ पीछे इतराएं। तू यहाँ मुझे जबरदस्ती और धोखे से लाए हो तो अपनी झूठी तारीफों के पुल बांधना बंद करो। और हाँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, फिक्र भी करते हो और बेड भी शेयर करते हैं। तुम्हें उससे क्या मतलब? रूही की बात सुनकर आंध्र के सब्र का बांध टूट गया। उसके कानों में रूही के सारे शब्द गूंज रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल और बड़ी हो गई थी। हाथों की पूरी नसें उभर आई थी। रूही ने अपना टॉप उठाया और पहन लिया, लेकिन वो कुछ समझ पाता या ये कर पाती, उसे एक असहनीय दर्द महसूस हुआ जिसकी वजह से उसकी चीख निकल गई थी। आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा था। टू बी कंटिन्यू। माफिया डार्लिंग 1। रूही क्राइंग लाउडली क्राइंग। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रूही ने जल्दी से अपना टॉप उठाकर पहन लिया। वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने सिर में असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसकी चिक निकल गई। आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। आंध्र ने उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था। बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम मुझे हमेशा नामर्द कहती थी ना, तो बेबी डॉल में तुम्हें आज प्रूफ करके रहूंगा कि मैं एक मर्द हूँ। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत बुरी होने वाली है, डार्क और ब्लैक, लेकिन मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाई कर दूंगा। ये बोल उसने रूही को अपने कंधे पर उठा लिया और रूम में ले जाने लगा। रूही लगातार खुद को छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी, क्योंकि आज आंध्र उसकी इज्जत को तार तार करने वाला था, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार रही। आंध्र ने अपने पैर से लात मारकर गेट खोल दिया और रूही को जोर से बिस्तर पर पटक दिया। रूही की चीखने की आवाज़ पूरे विला में सुनाई दे रही थी। लेडी सर्वेंट की हालत खराब हो गई थी। सभी लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंध्र को रोक सके। सभी को रूही के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रूही की आंखें लाल हो गई थी। वो बिस्तर पर से उठने लगी। तभी आंध्र ने उसे पकड़ लिया और वापस बिस्तर पर पटक दिया। आंध्र ने चिढ़ते हुए कहा, उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ सोने में तुम्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे साथ सोने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। रूही, प्लीज मां, मुझे छोड़ दो मां, मुझे अपने भाई के पास जाना है। उसका गला भर आया था। वो डर से कांप रही थी। आंध्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उसने रूही के मुंह से दूर जाने की बात सुनी, उसने रूही के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर लिया। तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है, मेरे अलावा तुम्हें कोई और आदमी छू भी नहीं सकता। ये बोल उसने रूही को किस करना शुरू कर दिया। उसकी किस डीप और वायलेंट थी, जिससे रूही को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने आंध्र के सीने पर अपने हाथों से वार किया
उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंध्र को खुद से दूर धकेल दिया और जोर जोर से सांस लेने लगी, लेकिन उसकी इस हरकत से आंध्र का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ रूही के गाल पर जड़ दिया। वो लड़खड़ाते हुए बिस्तर से नीचे गिर गई और पास रखी कांच की टेबल पर गिर गई। उसके शरीर पर कांच के टुकड़े चुभ गए थे, जहां से अब खून बहने लगा था। रूही दर्द से कराह रही थी, लेकिन रूही के दर्द का आंध्र पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने रूही के शरीर से एक झटके में कपड़े फाड़कर अलग कर दिए। उसने रूही को उठाकर बिस्तर पर वापस पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आज आंध्र ने एक जंगली जानवर का रूप ले लिया था। वो रूही के शरीर को गिद्ध की तरह नोच रहा था। उसने रूही के शरीर पर बहुत जगह बाइट किया, जिसके निशान बन गए थे। आंध्र ने अपने कपड़े भी उतार फेंक दिए और एक नज़र रूही को देखा, जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। आंध्र ने खुद को रूही के अंदर समा दिया और जोर जोर अपने आप को रूही के अंदर धकेलने लगा। रूही की चीख निकल गई। उसका ये फर्स्ट टाइम था। उसने अपने दोनों हाथों से बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आंध्र ने जब उसकी चीख सुनी तो उस पर जैसे नशा सवार हो गया। उसने रूही पर जरा भी नरमी नहीं दिखाई और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रात के 2 बजे आंध्र ने रूही को छोड़ दिया और अपने रूम में जाकर सो गया। आज उसे बहुत ज्यादा खुशी और सुकून मिल रहा था, रूही की इज्जत को तार तार करके। वहीं रूही बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी। आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। चेहरे पर आंसू और आंध्र के मारे थप्पड़ के निशान थे। वो दर्द और थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन बेहोशी की हालत में भी उस हवसी दरिंदे को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई। सुबह जब रूही की आंख खुली तो उससे उठा तक नहीं जा रहा था। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसने धीरे धीरे उठकर अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो रूम ही हालत देखकर डर गई। उसे आज तक एक राजकुमारी की तरह रखा गया था। हाथ उठाना तो दूर, विराट के होते हुए कोई उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। लेकिन आज उसकी क्या हालत हो गई। उसे अपनी कमर में कुछ गिला महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो एक कांच का टुकड़ा फंसा होने की वजह से खून बह रहा था। उसने कांच को धीरे से निकाला और फेंक दिया। उसने एक नज़र अपने शरीर पर डाली, जहां उस दरिंदे के दिए हुए जिक्मों के निशान थे। वो उठकर जैसे तैसे खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। तभी उसकी जोरदार चीख निकल गई और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। उसने अपने पैर को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा घुस गया था। उसने जैसे तैसे उसे निकाला और बाथरूम के अंदर चली गई और शावर चालू कर उसके नीचे खड़ी हो गई। वहीं आंध्र सोकर उठ चुका था। पहले जिम में पसीना बहाने के बाद वो बाथरूम में गया और शावर लेकर बाहर आ गया। उसने अपना बाथरब पहन रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो शायद रूही के साथ रेप करने की वजह से थी। वो सच में बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि रूही अभी तक वर्जिन थी। उसने रूही की वर्जिनिटी लूज की, वो यही सोच रहा था। अब चिराग कभी भी रूही को नहीं अपनाएगा। एक सर्वेंट ने डरते हुए उसके डोर पर नॉक किया। मास्टर, ब्रेकफास्ट रेडी हैं, ये बोल वो वहां से फौरन गायब हो गया। वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो रूही वहां नहीं थी। आंध्र, रूही कहाँ है? जेनिफर वो रूम से बाहर नहीं आई है। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो अभी बच्ची है, उम्र ही क्या है उसका? आंध्र ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और रूही के रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने डोर नॉक किया, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। उसने 3 से 4 बार नॉक किया, लेकिन कोई रिप्लाई ना आता देख उसे फिर गुस्सा आने लगा। उसने मेड को रूम की चाबी लाने का ऑर्डर दिया। जब मेड चाबी लेकर आ गई तो उसने फट से डोर ओपन किया। रूम की हालत देखकर मेड की सीटी-पीटी गुम हो गई। पूरे रूम में कांच और सामान बिखरा पड़ा था, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ खून से सने पैरों के निशान जो बाथरूम की तरफ जा रहे थे। उसने अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन जैसे उसने गेट खोला उसकी आंखें सख्त और छोटी हो गई। टू बी कंटिन्यू। क्या कभी आंध्र को रूही और चिराग के रिश्ते के बारे में पता चलेगा, या वो ऐसे ही रूही के साथ जबरदस्ती करेगा? अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।